सरिता आज बहुत थक गई थी। वो हॉस्पिटल में नर्स थी, जो कि मुंबई का काफी मशहूर हॉस्पिटल था। यही सोचते सोचते उसे नींद ने अपनी बाहों में समा लिया। कुछ देर बाद उसके फोन की घंटी बजी। इस टाइम कौन है? मैं तो यूं ही 1:30 बजे सोई थी। हेलो, उधर से किसी मर्द की आवाज आई। आप सरिता मैम बोल रही हैं? हाँ, सरिता ने नींद में ही जवाब दिया। क्या आप हॉस्पिटल के अलावा घर पर भी डिलीवरी करती हैं? हाँ, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, तो मैं इस वक्त नहीं आ सकती। ये कहकर उसने फोन रख दिया। अभी उसने दूसरी ओर करवट ली ही थी कि दोबारा से उसका फोन बजने लगा। उसने लगभग झल्लाते हुए फोन उठाया। उधर वही शख्स था। सरिता मैम, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है। प्लीज आप आ जाइए, इतनी रात है और यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है। मैं आपको लेने आ जाता हूँ। उसकी परेशानी सुनकर सरिता नरम पड़ गई। उसने आने के लिए हामी भर दी। सरिता जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार करने लगी और वो अपने घर से निकल गई। उसने अपने दरवाजे को लॉक किया। एक आदमी उसके सामने कार से निकला। वो जवान, खूबसूरत और बहुत ही हैंडसम था। उसके ऊपर वो ग्रीन कलर की शर्ट बहुत सूट कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए सरिता से कहा, मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप मेरे साथ जल्दी चलिए। उस लड़के ने कार का दरवाजा खोला और वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। वो कार को एक सुनसान रोड पर बहुत तेजी से भगा रहा था और कुछ 20 मिनट के बाद उसने कार को एक आलीशान घर के सामने लाकर रोक दिया। उसने कार का दरवाजा खोला। सरिता उस अनजान शख्स के साथ साथ उस घर के अंदर जाने लगी। इतने बड़े घर से होते हुए वो एक आलीशान कमरे में दाखिल होते हैं। उस कमरे में एक बहुत कीमती बेड था, जिस पे एक बेहद खूबसूरत लड़की लेटी थी। वो काफी गंभीर हालत में लग रही थी। जब उसके चेहरे को सरिता ने ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी और उनसे लगातार आंसू टपके जा रहे थे। उसने सरिता को बहुत उम्मीदों से देखा। सरिता ने थरथराती हुई आवाज में कहा, परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सरिता ने उस लड़के से काफी चीजें मांगी, जैसे एक डोंगे में गर्म पानी, तौलिया वगैरह। उस लड़के ने सब कुछ ध्यान से सुना और भागता हुआ वहां से चला गया। काफी देर हो गई थी, लेकिन अब तक वो लड़का वापस नहीं आया था। सरिता ने काफी देर इंतजार करने के बाद उस लड़की से पूछा, आप मुझे किचन का रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही पानी गर्म कर लूंगी। सरिता किचन की ओर जाने लगती है। किचन में पहुंचने पर उसने देखा कि डोंगे में खौलता हुआ गर्म पानी पहले से रखा हुआ था। शायद उस लड़की के पति ने ये पानी खुद ही गर्म कर दिया, लेकिन वो गायब कहाँ हो गया? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़की के कराहने की आवाज सरिता के कानों में आ रही थी। वो जल्दी जल्दी पानी लेकर उसके बेड के पास आती है। उसके शरीर पर सिर्फ हड्डियां बची थी और गोश्त नाम मात्र को। उसकी आंखें दर्द से काली हो गई थी। यही सब उस लड़की में एक डरावना मंजर पैदा कर रहा था। एक चीख के साथ वो एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उस बच्चे में कुछ अजीब था। वो बच्चा काफी बड़ा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये अभी अभी पैदा हुआ है। सरिता जैसे एक नशे में थी। वो बच्चे को प्यार से थपक रही थी। उसने उस लड़की की तरफ देखकर मुबारकबाद दी और अब उसने वापस अपने घर जाने को कहा। उस लड़की ने सरिता की ओर खौफनाक नजरों से घूरा। सरिता घबराकर बिना सोचे जल्दी से दरवाजे की ओर भागी। सीढ़ियों से उतरते ही वही लड़का अचानक से उसके सामने आ गया। सरिता डर गई। उस शख्स की नजरों में एक डरावनापन था। उसने एक बहुत मोटी नोटों की गड्डी सरिता के आगे की। सरिता ने झटके से वो पैसे लिए और सरपट घर के बाहर बनी रोड पर दौड़ने लगी। वो अचानक से सरिता के सामने वो सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी कि अचानक किसी ने सरिता का दमन पकड़ लिया। वो जैसे सुन्न हो गई। सरिता ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक बच्चा
तकरीबन 2 साल का उसे देख के मुस्कुरा रहा था। उसने एक झटके से उससे दामन छुड़ाया और बेतहाशा भागने लगी। उसका चेहरा पसीने में डूब गया था। उसे साफ लग रहा था जैसे कोई छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख पाती। अचानक से सामने से एक ऑटो आती दिखी। ऑटो वाला सरिता को दौड़ते देखकर रुक गया और ऑटो से उतरकर उससे पूछने लगा, अरे बेटी, तुम्हें कहाँ जाना है? सरिता इतनी घबराई हुई थी कि उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। ऑटो वाले ने उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहा। वो समझ गया था कि कोई तो बात है जो सरिता इतनी डरी हुई है। सरिता ऑटो में बैठ गई। उस बूढ़े आदमी ने उसे दिलासा दिया और एक पानी की बोतल उसके आगे बढ़ा दी। सरिता ने एक बार में पूरी की पूरी बोतल गले में उतार ली। सरिता ने एक लंबी सांस ली और उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया। उस आदमी ने अपना नाम आरिफ बताया और सरिता से उसके दौड़ने की वजह पूछी। बहुत पूछने के बाद सरिता ने शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी उसे सुना दी। आरिफ ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, जहां आप मिली हैं, मतलब जहां से आप भागती हुई आ रही थी, उधर तो कोई बंगला नहीं है। हाँ, बस एक बुलंद दरवाजे वाली खंडहर नुमा हवेली जरूर। सरिता अब और भी ज्यादा चौंक गई, क्योंकि जिस आलीशान जगह को वो खंडहर बता रहा था, वहां तो सब कुछ अच्छा था। हर जगह हरियाली और अब कुछ तरोताजा। आरिफ गौर से सरिता के चेहरे को देख रहा था। उसने कहा, बेटी, क्या तुम्हें उस हवेली के पीछे का राज जानना है? सरिता उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। जिस खंडहर नुमा जगह को आपने देखा है, वहां बहुत खानदानी लोग रहा करते थे। वहां एक बड़े साहब थे, उनकी एक खूबसूरत बीवी और नौकर चाकर। उस घर के साहब को ऑफिस के काम से हर महीने 8-10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता था। आरिफ कुछ लम्हे को चुप हो गया। सरिता ने धीरे से कहा, फिर क्या हुआ? आरिफ की आवाज थोड़ी बोझल हो गई। उनके घर एक दूध वाला दूध देने आता था। मालकिन महीने में उसकी पेमेंट करती थी, तब वो उसे घर में बुलाकर चाय पिलाती थी। और यूं भी मालकिन के व्यवहार की चर्चा हर ओर थी। सारे नौकर चाकर और आसपास के लोग सभी मालकिन को बहुत प्यार करते थे। बस मानो सारे संसार का राम राज इसी घर में ही विराजमान है। आरिफ फिर से चुप हो गया। फिर क्या हुआ? आरिफ हल्का सा हंसा। फिर क्या बेटी, मालकिन को तो जैसे उस दूध वाले से लगाव बढ़ने लगा। हट्टा कट्टा और बहुत हैंडसम। मालकिन ना चाहते हुए भी अपने बस में नहीं रही। सुना है मालकिन का नाम सुहानी था। वो बड़बड़ाई। नाम तो बहुत सुंदर था। सरिता को रास्ता कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लड़का उसे कार में लाया था और सरिता ने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया था। ऑटो ड्राइवर ने कहा, बस 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। सरिता ने कहा, अच्छा, वो कुछ खोई हुई थी, शायद उसी मालकिन की कहानी में। ऑटो एक सुनसान सड़क पर चल रही थी। आरिफ ने कहा, मालकिन की ये प्रेम कहानी की चर्चा सारे शहर में फैलने लगी। साहब के पास कॉल आई। उसी के किसी काम करने वाले ने उसकी बीवी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। वो ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां दीवारों से टकरा रही थी। साहब फौरन फ्लाइट लेकर वापस आ गए। मालकिन उन्हें देखकर बुरी तरह चौंक गई, मानो कोई डरावना ख्वाब देख रही हो। वो अपने जज्बात छुपाकर बोला, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन तुम मेरे आने से खुश नहीं लग रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे अचानक से आकर तुमने तो मुझे डरा दिया। ऐसे थोड़ी किया जाता है। मतलब? अरे कुछ नहीं। अगले ही पल वो उसकी बाहों में जुड़ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला। उसने कहा, सुहानी, मैं 1 घंटे में जरूरी काम करके आता हूं। मैंने अपने आने की खुशी में सारे नौकरों की छुट्टी कर दी है। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। दरअसल साहब कहीं गए ही नहीं थे। इतने बड़े घर में किसी एक कोने में छुप गए थे। अचानक दूध वाले ने बेल बजाई। वो जहां छुपे थे साफ देख रहे थे कि सुहानी दौड़ती हुई गई और वो दूध वाला, जिसका नाम समी था, उसको अपने घर में ले आई। साहब की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके सिर में किसी ने सैकड़ों बिच्छू छोड़ दिए हों। दूध वाले के जाते ही साहब ने ताला ढूंढा और मालकिन को घर के अंदर बंद करके वो शहर छोड़कर चले गए।
यह बात भी पक्की थी कि मालकिन प्रेग्नेंट थी। सरिता सब कुछ हैरानी से सुन रही थी। सुहानी पर उसके बाद क्या बीती कुछ नहीं पता। वो वहीं भूखी प्यासी मर गई। सरिता ने कुछ देर सोचने के बाद आरिफ से कहा, ओह रोके, बस मेरा घर आ गया। सरिता कुछ घबराई हुई लग रही थी। उसने ऑटो वाले से पूछा, क्या आपने तो सब चीज ऐसी बताई हैं जैसे आप वहीं हो? वो ऑटो ड्राइवर बोला, क्योंकि मैं वही साहब हूं। सरिता ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें बेजान लग रही थी। सरिता ये देखकर वो वहीं जम गई। उसके पैर अपनी जगह से नहीं हिल रहे थे। देखते ही वो ऑटो और ऑटो ड्राइवर वहां से गायब हो गए। सरिता बेहोश हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक बेड पर लेटी थी। मोहल्ले की 2-3 औरतें जो कि उसकी दोस्त थी उसे घूर रही थी। वो एकदम से उठकर बैठ गई। सरिता अपना माथा पकड़कर कुछ बड़बड़ाई और सवालिया नजरों से उन औरतों की तरफ देखने लगी। उसमें से एक औरत ने कहा, तुम परेशान ना हो सरिता, तुम्हारे घर पर ताला लगा था और तुम अपने घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, तो मैं तुम्हें अपने घर ले आई। सरिता ने कुछ देर सांस लेकर अपनी पूरी कहानी अपनी दोस्तों को सुना डाली। उन लोगों ने भी कहा कि जहां की तुम बात कर रही हो वहां तो कोई नहीं रहता। उस जगह से आते जाते कई लोगों ने एक औरत को एक बच्चे के साथ खड़े उन्हें घूरते देखा है। उसकी दोस्त ने कहा कि कुछ दिन तुम मेरे साथ रह लो। सरिता साथ रहने के लिए तैयार हो गई। रात का वक्त था। सरिता खाना खाने के बाद छत पर टहलने के लिए चली गई। टहलते हुए वो ये सोच रही थी कि उसका जीएनएम का कोर्स पूरा होते ही उसकी ड्यूटी मुंबई में लग गई थी और उसे अपने माँ बाप भाई बहन से इतनी दूर यहां मुंबई में रहना पड़ रहा था। फिर वो धीरे से बड़बड़ाई, काश मैं यहां ना आई होती, क्योंकि खौफ उस पर हावी था। उसकी आंखें छलक आईं। वो बहुत देर तक छत पर ही रही। अभी वो आंसू पोंछ ही रही थी कि उसकी नजर की रेलिंग पर गई। अंधेरे में उसने देखा कि वही बच्चा रेलिंग पर बैठा उसे देखकर घूर रहा है और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। ये देखकर सरिता डर से कंपनी लगी। वो बच्चा नीचे उतरा और धीरे धीरे सरिता की तरफ आने लगा। उसकी आंखें इतनी डरावनी लग रही थी मानो वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। सरिता चीखती हुई जीनों से नीचे भागी। इतने में उसकी दोस्त नैना भी आ गई। सरिता ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, वो बच्चा वहां ऊपर, मैंने उसे देख। नैना ने ऊपर जाकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। सरिता ने नैना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना ने सरिता का वहम बताकर उसे शांत होने को कहा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि कहीं ना कहीं नैना को भी उस बच्चे के होने का एहसास था। छत पर गर्मी के मौसम में भी एक अजीब सी ठंड थी जो नॉर्मल नहीं था। सरिता और नैना उसके घर में बने एक छोटे से मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान की पूजा करने लगी। नैना के बच्चों को सुबह स्कूल जाना था, इसलिए वो सो चुके थे। सरिता से नैना सोने को कहती है। सरिता नैना से कहती है कि अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन। नैना कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और थोड़ी देर बाद नैना अपने कमरे में चली जाती है। रात के 11 बज रहे थे। सरिता रूम में जाती है तो देखती है कि नैना ने उसके लिए कमरा बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया था। हर चीज बहुत सही से सजी हुई थी। सरिता आराम से बेड पर सोने के लिए लेट जाती है। शायद आसपास खौफ ने डर की चादर तान रखी थी। वो इतना ज्यादा थक चुकी थी कि ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद हो रही थी और थोड़ी ही देर में नींद ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो बहुत ही गहरी नींद में थी। रात भी अपना सफर तय करती रही। घड़ी ने 3 बजाए। सरिता की आंखें नींद से बोझल थी। हल्की आहट लगी। वो उठी नहीं, चुप पड़ी रही, बेजान सी, जैसे शरीर जड़वत हो गया हो। लेकिन फिर से कोई आवाज हुई। उसकी नजर ज्यों ही खिड़की पर गई, वही बच्चा खिड़की में चिपका हुआ उसे घूर रहा था। हे भगवान! उसकी आंखें आश्चर्य से उबल पड़ी। वो तो गनीमत था कि वो लड़का खिड़की के शीशों के उस पार था। वो भागकर नैना के पास गई और फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन उसने नैना को नहीं उठाया। वो उस बच्चे को घूरते देख रही थी।
उसे ऐसा लग रहा था मानो वो डरावना बच्चा धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतर रहा हो। वो उस बच्चे को खिड़की से चिपके हुए देख रही थी। ये क्या हुआ? सरिता का जैसे अपने ऊपर से कंट्रोल खोता। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई। खिड़की पे टंगे बच्चे की मुस्कान और भयानक होती जा रही थी। लेकिन अचानक नैना की आंख खुल गई। उसने सरिता को देखा और पूछा, क्या हुआ? सरिता ने दोबारा खिड़की की तरफ इशारा किया तो वहां पर अब कोई भी नहीं था। सरिता चीखने लगी। नैना वहां वही बच्चा था। वो सरिता को अपने कमरे में ले जाती है और अपने बेड पर ही उसे सुला लेती है। रात ने अपना सफर तय कर लिया। सूरज की पहली किरण ने अंधियारे को निगल लिया था। चारों दिशाएं शांत थीं। चाय के घूंट भरते हुए आज सरिता ने एक पक्का निर्णय ले लिया। उसने नैना से बहुत ही थकी हुई आवाज में कहा, मैं अपनी जॉब अब दूसरे शहर में शिफ्ट करवा रही हूं। सरिता ने चलते समय नैना को गले से लगाया और कहा, मेरी बहन नैना, अगर तुम ना होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। माहौल एकदम से कुछ ज्यादा ही बोझल हो गया। सरिता की गाड़ी मुंबई की सड़कों को रौंदते हुए एक नए शहर दिल्ली की ओर भागती चली जा रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे बहुत अरसे के बाद उसकी थकान एक सुकून में बदल रही हो। सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अगर आपको सरिता की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।